हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उस पे जितने भी क्वेश्चन पिछले साल तक पूछे गए हैं उन सब पे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते किसको हैं। तो दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब दो वस्तु जिनका मास अलग अलग है उनके बीच जो खिंचाव बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल बल कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उन दोनों के मास को जो गुना करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो उनके बीच की दूरी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, वही उसकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा उतना कम होगा। तो मास का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि उनके बीच की जो दूरी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यदि दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः बड़ी एम और छोटी एम है और आर मीटर की दूरी पर स्थित है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F बराबर जी एम बड़ी एम, मतलब दो जो अलग अलग मास है उन दोनों का गुना बटा उन दोनों के बीच जो दूरी है उसका स्क्वायर। यहाँ पे जी की बात करें तो जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटी किसको कहते हैं। गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसे जी से दर्शाया जाता है। गुरुत्व क्या है, गुरुत्व एक सिर्फ अर्थ के लिए, सिर्फ पृथ्वी के लिए लिया गया है, जिसका यह भी एक तरह का क्या है, बल है जो कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, जिसे जी से दर्शाया जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब वस्तु का द्रव्यमान क्या मास है उसका, उससे जो है जी को कोई लेना देना नहीं है। जी का मान में परिवर्तन कैसे कैसे आता है, जैसे अंतरिक्ष में जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वही चंद्रमा पर जाएंगे तो जो पृथ्वी का भार हो, पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होगा उसका वहाँ 1/6 हो जाएगा। जैसे 6 किलो का कोई सामान अगर अर्थ पे है, उसको अगर हम लोग मून पे लेके जाएंगे, चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो वो 1 किलो का हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्रुव, पोल पर क्या होता है, महत्तम मतलब मैक्सिमम हो जाता है। वही इक्वेटर विषुवत रेखा पर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे कम होता है। केंद्र पर बात की जाए तो क्या होता है, शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर बात की जाए तो क्या होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। मतलब अगर घूर्णन गति तेज हो जाएगा तो जी का मान घट जाएगा, वही अगर घूर्णन गति कम हो जाएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो ये है जी के कुछ क्या क्या सीखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जी का मान कहाँ, अंतरिक्ष में 0, चंद्रमा पर 1/6, पोल पर 0, इक्वेटर कह ले, भूमध्य रेखा कह लें या विषुवत रेखा कह लें, इन दोनों पे न्यूनतम। केंद्र सेंटर पे बात की जाए तो 0, अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो जी का मान घट जाएगा, या फिर घूर्णन गति कम हो जाएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो ये था जी का वैल्यू। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेज़ी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 होगा। मतलब जैसे अभी जो पृथ्वी घूम रही है इससे 17 गुना अधिक तेज़ी से अगर घूमना शुरू कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। अब आती है बारी लिफ्ट में पिंड का भार। मतलब जो लिफ्ट होता है उसमें बॉडी का भार कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला आता है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का आभासी भार बढ़ता है। मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कैसा होगा, लगेगा कि वजन जो है बढ़ रहा है, आभासी मतलब आभास होगा। वही लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो पिंड का आभासी भार क्या होगा, घटता है। ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा। यह तीसरा है, यदि लिफ्ट की डोर टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव होगा, अर्थात आभासी भार 0 हो जाएगा। जैसे अचानक से लिफ्ट का भार अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, भारहीन का अनुभव होगा, अर्थात आभासी भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर डोर टूटा तो आभासी भार 0 हो जाएगा। चौथा है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही अगर एक
समान वेग से ऊपर या नीचे करे तो उसके पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण या गति त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का सिर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। स्वाभाविक है, जैसे 9.8 है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी ज़्यादा तेज़ी से जाके उसके छत से टकरा जाएगी। तो ये था वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से सारा देख लेते हैं। पहला है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर, जैसे ऊपर की ओर जाएगी तो आभासी भार बढ़ जाएगा, नीचे की ओर जाएगी तो आभासी भार कम हो जाएगा। लिफ्ट का डोर टूट जाएगा तो भारहीनता का अनुभव होगा, आभासी भार शून्य हो जाएगा। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाएगी तो उसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि अगर नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाएगा तो जो आदमी है या जो पिंड है उसके क्या होगा, सिर जाके छत से टकरा जाएगा। नेक्स्ट आता है केपलर्स के नियम। केपलर्स के नियम जो है सूर्य और उसके जो परिक्रमा करते हैं या फिर सन के जो परिक्रमा करते हैं उस पर आधारित है। पहला है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। पहला पॉइंट कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ, अंडे का शेप जैसा, उसी के पाथ के चारों तरफ घूमता है और सूर्य क्या है, एक फोकस पे बिंदु पे स्थित है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो वेग घट जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी क्या प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, मतलब कि अगर आप उसका एरिया देखेंगे कुछ समय का कि वह कितना एरिया कवर किया तो आप हमेशा देखेंगे कि जो एरिया आएगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। ऐसा समान इसलिए होगा क्योंकि जब सूर्य के नज़दीक आएगा तो उस समय उसकी जो वेग होगी वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। तो परिक्रमण काल का वर्ड ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमणपाती होता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो परिक्रमा काल है, जो समय उसको लग रहा है, उसका अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो जो दूरी तय किया, औसत दूरी जो होगा उसके क्यूब के बराबर होगा। दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आती है उपग्रह की बारी। उपग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, जो किसी भी, चाहे सन के चारों तरफ जो लगाता हो उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। या फिर कोई भी ग्रह के चारों ओर जो भ्रमण करता है उसको एक फिक्स पाथ पर, उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो क्या क्या है देखते हैं। उपग्रह का कक्षीय चाल और परिक्रमण चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह का जो कक्षीय चाल है और परिक्रमण काल चाल है वो सिर्फ किस पे निर्भर करता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी कक्षीय चाल कम होगी, जबकि परिक्रमण काल चाल क्या होगा, अधिक होगा। कहते हैं कि उपग्रह पृथ्वी तल से, पृथ्वी की ज़मीन से जितनी अधिक ऊंची होगी तो उसका कक्षीय चाल क्या होगा, उतना ही कम होगा, लेकिन परिक्रमण काल उसका उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है, उपग्रह का कक्षीय और परिक्रमण चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह का जो कक्षीय चाल और परिक्रमण चाल है, मतलब उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है और अपने पाथ पर जो घूमता है और सन के चारों तरफ जो घूमता है उसमें खूब मास पे उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट आती है पलायन वेग। पलायन वेग किसको कहते हैं, या एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। मतलब उस वेलोसिटी से किसी चीज़ को हम पृथ्वी की सतह से फेंकें जिससे कि वह कभी पृथ्वी पर वापस ना आए, उसी को एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पर से अगर किसी चीज़ को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो चीज़ कभी वापस नहीं आएगी। वही चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा पर से अगर किसी चीज़ को
2.37 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो भी चीज़ कभी चंद्रमा पर वापस नहीं आएगी। तो पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी किसको कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी चीज़ को फेंका जाए तो फिर वह पृथ्वी पर वापस ना आए। तो पृथ्वी के लिए 11.2 और चंद्रमा के लिए 2.37। एक रिलेशन होता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में। क्या होता है कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होता है। तो ये था अभी तक के जो भी क्वेश्चन थे, ये जो भी इन डिटेल में हमने पढ़ा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड है, क्या क्या है चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जैसे कोई व्यक्ति अर्थ से चंद्रमा पर गया तो अब उसमें क्या बदलाव आएगा उसको देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। भार जो होता है, वेट जो होता है वो घट जाता है और मात्रा जो उसकी है मतलब मास जो उसकी है वह अपरिवर्तित रहता है। तीसरा कह रहा है भार में परिवर्तन होता है मतलब वेट बदल जाता है। नेक्स्ट है मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। तीसरा कह रहा है मात्रा और भार मतलब वेट और मास दोनों घट जाता है। तो आप देखेंगे कोई भी चीज़ को जब एक जगह से दूसरे जगह मतलब अर्थ से मून पर ले जाया जाता है तो वेट बदलता है, लेकिन उसकी मात्रा मतलब मास की बात की जाए तो वह सेम रहता है। मास विल नेवर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भूमध्य से ध्रुव की तरफ। तो हमने बताया है भूमध्य से क्या है, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ। तो पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे हम जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है कैसा होता है? देखें, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान, पृथ्वी पर कहीं भी नापेंगे तो सब जगह वजन एक जैसा होगा, या फिर ध्रुवों पर अधिक होगा, या फिर विषुवत रेखा पर अधिक होगा, और लास्ट है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो एक चीज़ याद रखें कि वजन किस पे डिपेंड करेगा? जी पे डिपेंड करेगा। तो जी की वैल्यू क्या होती है? ध्रुव पर मैक्सिमम होती है। तो मतलब ध्रुव पर क्या होगा? जी शरीर का वजन सबसे ज़्यादा होगा। ख नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री जो है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? तो पहला है चंद्रमा पर भारहीन होता है। दूसरा है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। तीसरा है चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। चौथा है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें हमने देखा था कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो अर्थ का 1/6 है। तो मतलब गो नंबर मतलब चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है। नेक्स्ट है 20 kg के वजन को ज़मीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। ये क्वेश्चन वर्क का आ गया, फिर भी इसको देखते हैं। तो अब देखें वर्क में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कुछ हाइट पे रखा हुआ है, कुछ ऊंचाई पर पकड़े रहे हैं, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे वजन जो है क्या है? 1 मीटर ऊंची पर रखे हैं। तो 1 मीटर ऊंचाई पर रखे हैं तो उसके लिए किया गया क्या? एफ बराबर ma cos थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल कितना बड़ा? 90 डिग्री बना है। तो जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना तो वर्क डन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। घ नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। जैसे एक व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो वर्क में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स के हिसाब से कार्य तभी संभव है जब उसमें कोई तरह का फोर्स लगे, जब उसमें फोर्स लगे तो उसमें थोड़ा न थोड़ा सा विस्थापन हो। तो दीवार पे फोर्स लगाने पे कोई भी तरह का विस्थापन नहीं हो रहा है तो इसमें सीधा कहेंगे कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, ये फिजिक्स के हिसाब से। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान अभी बताए थे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? वह वेलोसिटी जिससे अर्थ से किसी चीज़ को फेंके तो वह अर्थ पे कभी वापस ना आए। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट्स का आवर्तकाल कितना होता है? 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा या 28 घंटा। तो 24 घंटा इज द करेक्ट आंसर। गो नंबर। यहाँ है, जब भी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है जिसको चांद से पृथ्वी पर लाया गया, तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान तो याद रखना है कि वेट चेंज होता है लेकिन मास कभी बदलता नहीं है। तो इसमें देखें घ नंबर क्या लिखा है? ना द्रव्यमान ना भार। तो किस चीज़ में परिवर्तन होता है? दोनों नहीं बदलता है। इसका भार बदल जाता है जबकि परंतु द्रव्यमान सेम रहता है। मास विल रिमेन सेम बट लेकिन वेट क्या होता है? बदल जाता है। तो ख नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो लिफ्ट वाला भी हमने रीड किया, तो कब उसको वजन अपना ज़्यादा लगेगा? जब क्या होगा? लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट क्या होगा? त्वरित गति से ऊपर जाएगी। अगर एक ही वेग से, समान वेग से ऊपर नीचे करेगी तो उसको कोई भी तरह का महसूस नहीं होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है मतलब धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होते जा रहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। जो ग्रह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह, उससे अगर किसी सामान को गिराएंगे तो वह कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर गिर जाएगा, चंद्रमा पर चला जाएगा, पृथ्वी पर गिरेगी, या पृथ्वी के परिपथ उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। तो जैसे ही किसी चीज़ को हम गिराएंगे तो वो क्या होगा? पृथ्वी जैसे कि उपग्रह चक्कर लगाता है उसी तरह से वो भी क्या होगा? अर्थ के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो घ नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। कब होता है? जब लिफ्ट जा रही हो। कैसे जा रही हो? त्वरित गति से ऊपर, त्वरण से के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। तो ये दोनों तो होगा नहीं। अगर एक समान से जाएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो त्वरण गति के साथ जब वह नीचे जाएगा, त्वरण के साथ क्या होगा? जब नीचे जाएगा तो उसका वास्तविक भार से उसको क्या होगा? कम लगेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 1000, 10,000, 36,000, 72,000। तो याद रखना है 36,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींची चली जाती है? तो कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींची चली जाती है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के कितना है? 1/5 है, 1/4 है, 1/6 है या 1/8 है? तो याद रखना है 1/6 है। मतलब जैसे कोई वजन चंद्रमा पर 6 किलो का है, जैसे कोई वजन चंद्रमा पर 1 किलो का है तो वो अर्थ पे आकर के क्या हो जाएगा? 6 किलो का हो जाएगा। या फिर जैसे अर्थ पे, पृथ्वी पे किसी का वजन 60 किलो है तो वह चंद्रमा पर जाकर के 10 किलो का हो जाएगा। मतलब 1/6 हो जाता। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।